यस क्वेश्चन आवर चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, ये एनसीईआरटी के एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन पर आधारित है। हाँ, और आज हम पूरे बॉडी सिस्टम को मतलब उन सभी प्रोसेसेस को डिकोड करने वाले हैं जो एक्चुअली हमें जिंदा रखते हैं। राइट। और आज का माहौल बिल्कुल एक क्लासरूम जैसा रहेगा, जहां हम इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेसेस को बहुत ही आसान इंग्लिश में समझेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर एक गाड़ी सड़क पर रुकी हुई है और उसका इंजन बंद है तो हम कहते हैं गाड़ी रुकी है। लेकिन अगर एक इंसान बिल्कुल शांत सो रहा है, फिर भी उसके अंदर एक पूरा शहर लगातार काम कर रहा है, तो सवाल ये है कि जीवन या लाइफ को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं? देखिए, सजीवों की ना एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। समय के साथ और एनवायरनमेंट के असर से ये स्ट्रक्चर टूट सकती है। अच्छा। और अगर ये टूट गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए उस संरचना की लगातार मतलब 24/7 रिपेयर और मेंटेनेंस होना जरूरी है। स्लाइड 2 में एक होलोग्राफिक कुत्ता और एक पौधा दिखाया गया है, जहां यही क्लियर किया गया है कि सिर्फ चलना फिरना जीवन नहीं है। राइट। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब भी बॉडी का इंजन आइडल मोड में अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और इस अनुरक्षण के लिए सबसे जरूरी चीज है मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी आणविक गति। कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन दिया है, वायरसेस यानी विषाणु का। अगर आणविक गति ही लाइफ है तो वायरस का क्या चक्कर है? ये बायोलॉजी की बड़ी उलझन है। वायरसेस जब किसी सेल के बाहर होते हैं तो उनमें कोई ऐसी गति नहीं होती, वो बिल्कुल निर्जीव होते हैं। ओह, डेड। हाँ, एक तरह से। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तब उनमें मूवमेंट शुरू होती है। इसीलिए उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच का बाउंड्री माना जाता है। क्या बात है। तो अब इंजन चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला मेन टॉपिक, यानी पोषण, न्यूट्रिशन। सही कहा। पोषण के दो मेन टाइप होते हैं। स्लाइड 3 में देखिए, एक है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक यानी विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ। जैसे हरे पौधे। वो बस हवा से CO2 और पानी लेते हैं। और विषमपोषी जैसे हम लोग जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और इसमें एनर्जी स्टोर करने का तरीका भी बहुत अलग है। पौधे एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, जबकि हम इंसान और जानवर उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अच्छा, पर विषमपोषियों में भी तो अलग अलग तरीके हैं ना, जैसे फंगी हो गया। हाँ, फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड या यीस्ट अपना खाना बॉडी के बाहर पचाते हैं और फिर उसे सोख लेते हैं। और पैरासाइट्स को देखिए, यानी परजीवी जैसे अमरबेल। हाँ, अमरबेल या जूं, ये अपने होस्ट को मारते नहीं है, बस उनसे लगातार पोषण चूसते रहते हैं। राइट। अब थोड़ा वापस स्वपोषी पर आते हैं। स्लाइड 4 में पत्तियों का क्रॉस सेक्शन और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का चार्ट है। मुझे ये एक सोलर पावर्ड फैक्ट्री जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल एक सोलर फैक्ट्री है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को सोख लेता है। अच्छा, ये वही ग्रीन पिगमेंट है ना? बिल्कुल। फिर दूसरे स्टेप में इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल H2 और O2 में टूट जाते हैं। यही ऑक्सीजन हवा में आती है। और तीसरा स्टेप? तीसरे में CO2 का रिडक्शन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है। और ये सब पत्तियों पर जो छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, उनके थ्रू होता है। वेट, अगर स्टोमाटा दिन में खुले रहेंगे गैस एक्सचेंज के लिए, तो रेगिस्तान वाले पौधों का क्या? उनका तो सारा पानी वाष्प बन जाएगा, है ना? यही तो नेचर का मैजिक है। डेजर्ट प्लांट्स दिन में स्टोमाटा बिल्कुल बंद रखते हैं। तो CO2 कब लेते हैं? रात में स्टोमाटा खोलकर CO2 लेते हैं, एक इंटरमीडिएट केमिकल बनाते हैं। फिर दिन में जब धूप निकलती है तब बंद स्टोमाटा के अंदर ही खाना पकाते हैं। ओह वाओ, ब्रिलियंट। अच्छा, ये तो कॉम्प्लेक्स पौधे हो गए, पर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, वो कैसे खाते हैं? उनका तो कोई मुंह नहीं होता। अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती, तो जब उसे खाना दिखता है वो अपने सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट उन्हें निकालकर खाने को घेर लेता है।
एक थैली जैसा बना लेता है। हाँ, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, उसी में पाचन होता है। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करें, जिसका आकार फिक्स्ड है, तो वो अपने शरीर के बालों जैसे स्ट्रक्चर यानी सीलिया का यूज करता है। सीलिया पानी में मूव करते हैं और खाने को एक स्पेसिफिक जगह पर ढकेल देते हैं। राइट राइट। चलिए अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं। स्लाइड 6 और 7 में इसका बहुत डिटेल 3D फ्लो चार्ट है। हाँ, ह्यूमन डाइजेशन ये शुरू तो मुंह में ही हो जाता है। सलाइवा से। बिल्कुल, हमारी लार में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद खाना फूड पाइप, जिसे ओइसोफेगस कहते हैं, उसमें जाता है। मैंने देखा है कि इसमें एक खास मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। मतलब ये बस ग्रेविटी से नीचे नहीं गिरता। नहीं नहीं, क्रमक कुंचक गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली मसल्स का रिदम में दबना है। जैसे आप टूथपेस्ट निकालते हैं ना पीछे से दबाकर। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, वही। फिर खाना आमाशय यानी स्टमक में आता है। वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीजें छोड़ती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। एक सेकंड, यहाँ एक उलझन है। HCl तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? तो वो हमारे पेट को ही क्यों नहीं जला देता? यहाँ म्यूकस यानी श्लेष्मा का रोल आता है। वो पेट के अंदर की लाइनिंग पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अगर ये लेयर ना हो तो अल्सर्स हो जाते हैं। ओह, समझ गया। और ये HCl जरूरी क्यों है? एक तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, और दूसरा पेप्सिन नाम का एंजाइम बिना एसिडिक माहौल के एक्टिवेट नहीं होता। उसका काम प्रोटीन को तोड़ना है। अच्छा, फिर खाना छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ स्लाइड 7 में एक डिटेल है कि हर्बिवोर्स की छोटी आंत लंबी होती है और कार्निवोर्स की छोटी आंत। ऐसा क्यों? क्योंकि हर्बिवोर्स घास और पत्ते खाते हैं जिनमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को पचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए लंबी आंत चाहिए। मीट जल्दी पच जाता है, इसलिए कार्निवोर्स की आंत छोटी होती है। राइट। और यहाँ लिवर का बड़ा इंटरेस्टिंग काम बताया गया है। लिवर से बाइल जूस आता है, राइट? हाँ, बाइल जूस के 2 मुख्य काम हैं। एक तो एसिड वाले खाने को अल्कलाइन बनाना, ताकि पैनक्रियास के एंजाइम्स काम कर सकें। और दूसरा है इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट की बड़ी बूंदों को छोटा छोटा तोड़ना। जैसे हम बर्तन धोने वाले साबुन से तेल को तोड़ देते हैं। सही पकड़ा। फिर पैनक्रियास से आने वाला लाइपेस फैट को पचाता है और ट्रिप्सिन बचे हुए प्रोटीन को। और जब पाचन पूरा हो जाता है तो ये खून में कैसे जाता है? वो जो छोटे छोटे विली हैं, उनका क्या काम है? विली आंत के अंदर की सतह का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। उनमें खून की नलियां होती हैं जो पचे हुए खाने को सोख कर बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देती हैं, और जो वेस्ट बचता है वो बड़ी आंत से होते हुए बाहर चला जाता है। तो फ्यूल तो पहुंच गया सेल्स तक, लेकिन इंजन तब तक ऊर्जा नहीं देगा जब तक फ्यूल जले नहीं। और उसके लिए श्वासन यानी रेस्पिरेशन जरूरी है। बिल्कुल, रेस्पिरेशन का असल मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना है। स्लाइड 8 में दिखाया है कि ग्लूकोज पहले पायरोवेट में टूटता है। हाँ, फिर डिपेंड करता है कि वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें इथेनॉल बनता है। लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि इंसानों में भी एनारोबिक हो सकता है। ये कब होता है? जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, और सेल्स को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है पर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ओह, तभी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है। एग्जैक्टली, वो पायरोवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। पर नॉर्मली हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ ऑक्सीजन की मदद से भरपूर एनर्जी यानी एटीपी बनती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो सेल की करेंसी है। अब इंसानी श्वसन तंत्र पर आते हैं। नासा द्वार से होते हुए हवा कंठ में जाती है, फिर ट्रेचिया में। यहाँ स्लाइड 9 पर ट्रेचिया में कुछ रिंग्स दिख रही हैं। उन्हें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। अगर आप स्ट्रॉ से तेजी से हवा खींचें तो स्ट्रॉ पिचक जाती है ना। हाँ। तो हमारी सांस की नली पिचक ना जाए, इसलिए ये रिंग्स उसे हमेशा खुला रखती हैं। फिर हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और आखिर में गुब्बारे जैसी थैलियों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, वहां पहुंचती है। तो एल्वियोली भी विली की तरह सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं ताकि एक्सचेंज हो सके। बिल्कुल, वहां से ऑक्सीजन खून में जाती है और खून में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर हर सेल तक ले जाता है। एक फैक्ट यहाँ फिश के बारे में भी है। एक्वेटिक एनिमल्स
इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं जमीन पर रहने वालों की तुलना में? क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से काफी कम होती है, तो उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। मेक सेंस। अब हमारे पास एनर्जी आ गई, ऑक्सीजन आ गई, लेकिन इनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करना है? यहाँ हमारा वाहन यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है, जिसका हीरो हमारा हार्ट है। हाँ, हार्ट बिल्कुल एक पंप की तरह काम करता है। हमारे दिल के 4 चेम्बर्स होते हैं और इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब खून हार्ट में 2 बार आता है। सही कहा। पहले बॉडी का यूज किया हुआ बिना ऑक्सीजन वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड खून हार्ट के राइट साइड में आता है। हार्ट उसे फेफड़ों में भेजता है। वहां से ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड खून वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है, जहां से बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पूरे शरीर में बहुत प्रेशर से पंप कर देता है। पर इन 4 चेम्बर्स का बिल्कुल अलग होना इतना जरूरी क्यों है? अगर थोड़ा खून आपस में मिल गया तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इंसान और पक्षी वार्म ब्लडेड होते हैं। हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिल गया तो सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और तब एनर्जी कम पड़ जाएगी, राइट? और ब्लड कैरी करने वाली नलियों के बारे में क्या? आर्टरीज और वेन्स? आर्टरीज हार्ट से खून ले जाती हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। उनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। वेन्स वापस लाती हैं, उनमें प्रेशर कम होता है, इसलिए उनकी दीवारें पतली होती हैं। और इनमें वाल्व्स भी होते हैं ना, ताकि खून पीछे ना गिरे। बिल्कुल। और कैपिलरीज एकदम पतली होती हैं, सिर्फ एक सेल मोटी, ताकि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो सके। खून में प्लेटलेट्स भी होते हैं जो चोट लगने पर क्लॉट बनाते हैं ताकि लीकेज ना हो। लेकिन ये लिम्फ क्या होता है? या मटेरियल में लसीका का जिक्र है। जब खून कैपिलरीज से गुजरता है तो कुछ लिक्विड यानी प्लाज्मा और प्रोटीन्स छन कर बाहर आ जाते हैं। इसे ही लिम्फ कहते हैं। ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वाओ, ह्यूमन हार्ट का मैकेनिज्म तो गजब है। लेकिन मैं सोच रहा था प्लांट्स के पास तो हार्ट होता ही नहीं है। वो इतने ऊंचे पेड़ों पर पानी कैसे चढ़ाते हैं? प्लांट्स में 2 पाइपलाइंस होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और मिनरल्स ऊपर ले जाता है। दिन में ट्रांसपिरेशन पुल इसका सबसे बड़ा इंजन है। ट्रांसपिरेशन पुल? जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं। एग्जैक्टली। पत्तियों से जब पानी उड़ता है तो एक सक्शन फोर्स बनती है जो जड़ों से पानी को ऊपर खींच लेती है। और खाना? खाना फ्लोएम के जरिए जाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है, पर फ्लोएम में मूवमेंट के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। जाइलम की तरह सिर्फ फिजिकल फोर्स से काम नहीं चलता। तो इस तरह इंजन चलता है। लेकिन जब भी कोई इंजन चलता है तो एग्जॉस्ट या वेस्ट निकलता ही है। यहाँ हमारी आखिरी प्रोसेस आती है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। हाँ, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बहुत सारा हार्मफुल कचरा बनता है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड। इनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। इंसानों में तो ये फिल्टर प्लांट किडनीज होती हैं। स्लाइड 13 में नेफ्रॉन का विजुअल दिया है। ये नेफ्रॉन कैसे फिल्टर करता है? नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी और मेन फिल्टर यूनिट है। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये 3 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन। वहाँ एक कप जैसा स्ट्रक्चर है और कचरा छन जाता है, लेकिन उस कचरे के साथ कुछ जरूरी ग्लूकोज और पानी भी निकल जाता है। तो वो वेस्ट हो जाता है? नहीं, यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब से गुजरते वक्त खून की नलियां वापस उन जरूरी चीजों को सोख लेती हैं। आखिर में जो बचता है वही यूरिन होता है। और तीसरा स्टेप नर्वस कंट्रोल है, ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके, राइट? पर प्लांट्स का उत्सर्जन कैसे होता है? उनके पास तो किडनी नहीं है। प्लांट्स अपने पुरानी पत्तियों में अपना सॉलिड वेस्ट जमा कर देते हैं। जब पत्ती भर जाती है तो वो गिर जाती है। हाँ, मतलब जब पतझड़ में पेड़ पत्तियां गिराते हैं तो वो एक्चुअली अपना कचरा बाहर निकाल रहे होते हैं। सही समझे आप, एकदम टॉयलेट की तरह। इसके अलावा पुराने जाइलम में रेजिन्स और गम्स भी जमा करते हैं और थोड़ा वेस्ट सीधे जड़ों से मिट्टी में छोड़ देते हैं। वेट, वो स्टिकी गोंद जिसे हम यूज करते हैं वो एक्चुअली पौधे का वेस्ट है। वाह, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। खैर, हमारी इस गहन चर्चा के एंड में स्लाइड 15 का आखिरी फ्लो चार्ट है जो इन सबको एक साइकिल में जोड़ता है और बीच में एटीपी लिखा है। हाँ, ये सारी प्रोसेसेस आपस में जुड़ी हैं।
न्यूट्रिशन फ्यूल लाता है, रेस्पिरेशन उसे जलाता है, ट्रांसपोर्टेशन दोनों को हर जगह बेचता है और एक्सक्रेशन पूरे इंजन को साफ रखता है। जब ये सब परफेक्टली चलते हैं तभी सेल में लगातार मूवमेंट होती है। और वही मूवमेंट तो जीवन है। अमेजिंग। तो दोस्तों, हमने इस एनसीईआरटी मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि लाइफ प्रोसेसेस अब आपको हमेशा याद रहेंगे। इन कंक्लूजन, हमारी ओर से आपके एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। हमेशा याद रखें, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपनी पढ़ाई जारी रखें और घबराएं नहीं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बेस्ट विशेस और स्टे पॉजिटिव। हमारी शुभकामनाएं भी आप सबके साथ हैं। जाने से पहले उस पहले आइडिया पर एक थॉट देता हूं। अगर कल को एआई और रोबोटिक्स मिलकर एक मशीन बनाएं जो ईंधन ले, ऊर्जा बनाए, ट्रांसपोर्ट करे, कचरा निकाले और उसके आर्टिफिशियल सेल्स लगातार रिपेयर करें, तो क्या वो सिर्फ एक मशीन होगी या इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें उसे एक नया जीवन मानना पड़ेगा? इस बारे में सोचिए जरूर। अगली चर्चा में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए।